नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र नौटियाल आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खास मुलाकात करने के लिए हमारे पास आए हुए हैं प्रेम बोखंडी जी, डॉक्टर प्रेम बोखंडी जी। आपने पहाड़ों को जागृत करने के लिए बहुत काम किया है, बहुत सामाजिक सेवाएं आपने दी हैं पहाड़ को जागृत करने के लिए। और ये कहूँ कि उत्तराखंड में एक नए मिशन को आपने आयाम दिया है। अभी आप लौटे हैं स्रोत से संगम तक नयार यात्रा पे, और इस यात्रा का उद्देश्य वहाँ की स्थानीय जनता को जागृत करना था कि नयार का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम कैसे उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक जागरूक यात्रा निकाली। मैं स्वागत करता हूं बोखंडी जी आपका। जी मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आ गया, स्रोत से संगम तक की नया यात्रा? नहीं, ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया। ये जो पहाड़ नाम की संस्था है, जिसके प्रोफेसर शेखर पाठक मुख्यतः प्रणेता हैं, इन्होंने सन 74 में एक यात्रा निकाली थी सुंदरलाल बहुगुणा जी के उनके निर्देशन में, कह सकते हैं। ये उसमें चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, शेखर और 2 लोगों, 4 लोगों ने, और शमशेर सिंह पेश थे, एक सज्जन और थे, नाम बोल उनका, अपने टेरी वाले। वो यात्रा सन 74, सन 84, 94, 2004, 2014, 2024 में। उसी यात्रा के एक्सटेंशन में, क्योंकि वो 1.5 महीने की यात्रा है, तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत लंबी यात्रा लोग आते नहीं हैं, तो 1.5 महीने की यात्रा को नहीं कर पाते तो छोटी यात्राएं, 10 दिन की यात्राएं नयार घाटी में निकाली जाए और नयार घाटी के समाज को समझने का प्रयास किया जाए, उसके पानी को समझने का प्रयास किया जाए, उसकी संस्कृति को समझने का प्रयास किया जाए, उसकी राजनीति को समझने का प्रयास किया जाए। तो ये उनकी प्लान की हुई है, मेरी उसमें प्लान की हुई नहीं थी। मैं उसमें सह यात्री था जो इस यात्रा में गया। लेकिन चूंकि मेरा नयार नदी पर एक विशेष इंटरेस्ट था और जो 9 ग्लेशियर रिवर हैं जो उन पर मेरा एक इंटरेस्ट है, साइंस पॉलिसी का विद्यार्थी होने के नाते या इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते एक मेरा इंटरेस्ट रहता है उसमें। क्योंकि जो रिपोर्ट बता रही है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो या किसी और के प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट हो, वो ये बता रही हैं कि 60% जल स्रोत जो गैर हिमालयी जल स्रोत है वो सूख चुके हैं, जो आने वाले टाइम में बड़ा संकट पैदा होगा। ब्यास घाट पर जब हम नदी में बैठे हैं तो एक दाहिने तरफ को नयार है और बाईं तरफ को गंगा है, दोनों के टेम्परेचर में बहुत फर्क है, कम से कम 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर में फर्क है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जो बाईं तरफ यानी गंगा में जो पानी आ रहा है वो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा कि वो कम हुआ है, विजिबल आंखों से नहीं दिख रहा, सामने नहीं दिख रहा है कि वो कम हुआ है। नयार में साफ दिखाई दे रहा है कि कम हुआ है। नयार के, क्योंकि नयार में जो स्रोतों से आता है वो सूख चुके हैं, और नदी इसका नयार जो गंगा है इसमें ग्लेशियर से आ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है पानी आ रहा है, लेकिन ग्लेशियर पिघलना भी उतना ही खतरनाक है जितना स्रोतों का सूखना है। तो इसलिए ये यात्रा की गई है दूधातोली से और ब्यास घाट तक। हमने ये लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा रही, दोनों को मिला लिया तो 200 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसका 70 से 80% हिस्सा हमने पैदल किया और वहाँ के समाज से, स्कूलों से, बच्चों से, विद्यार्थियों से, लोगों से बातचीत करी, गाँव से बात करी, समझने का प्रयास किया। क्या अनुभव रहे हैं? अनुभव तो दुखद है, दयनीय है। स्थिति यह है कि कुपोषण, भयंकर तरीके से कुपोषण से लोग ग्रसित हैं उस क्षेत्र में। शिक्षा की स्थिति ये है कि किसी को बोलिए कि गाय पे निबंध लिख के दिखा दे, BA के बच्चों को 5 लाइनें नहीं लिख पा रहे हैं। हमने स्कूलों के, कॉलेज के बच्चों से इंटरेक्शन किया, बोल नहीं पा रहे हैं। हमने ये जानकारी लेने की कोशिश करी कि कितने बच्चे सुबह भोजन करके आ रहे हैं, तो पता चला भोजन करके नहीं आ रहे। जो बाजार की जो बीमारियां हैं वो अपनी तरफ से फैल चुकी हैं। गाँव के अंदर पानी को लेकर त्राहिमाम है, क्योंकि अपने स्रोत लोग खो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और अब डिपेंड हो गए हैं इम्पोर्टेड पानी पर। जिस स्रोत के पास गांव बसा था वो स्रोत तो सूख चुका है, वो स्रोत सूख चुका है जिसमें जब नई बहू उस गांव में आई होगी, नई बुआरी आई होगी, उसने जिस स्रोत को पूजा की होगी वो स्रोत तो बंद हो चुका है। अब डिपेंड हो गए वो लिफ्टिंग से, नयार का पानी चूस रहे हैं और उससे पानी पी रहे हैं, वो भी कम आ रहा है। और अक्सर ये सब जो भाई इम्पोर्टेड काम हुआ, टेक्नोलॉजी होगी तो उसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। जिस दिन टेक्नोलॉजी खराब होगी, जैसे अभी नई सतपुली में
जो दोनों नहरों के बीच में वहाँ एक बड़ी झील भी बन रही है, वहां पर वो खत्म हो गया, वो खराब हो गया ट्यूबवेल, तो 3 दिन तक वहां पानी नहीं था। तो लोग अपना पानी, हमारी वही स्थिति हो गई है जो शहरों में होती है कि अगर जल बोर्ड पानी ना भेजे तो पीने को पानी नहीं है। वही स्थिति गांव के अंदर हो गई है, जो कि बहुत दयनीय, बहुत बुरी स्थिति है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि अपने जल स्रोतों को बचाना चाहिए। नंबर 1, बंजर खेती को आबाद करना चाहिए। नंबर 2, बंजर खेती को आबाद करने के लिए हमने 2022 में प्लान बनाया था कि जो ये अभी फ्री राशन दिया जा रहा है, तो फ्री राशन देने के बजाय सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करे और उनको ट्रांसफर करे जो खेती को हल चला रहे हैं। तो खेत में हल चलेगा तो पानी जमीन में जाएगा। अब ये बोल दो कि भाई तो आप अपने खेत पे हल चलाओ, उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस पर बात ना करो। तो उत्पादन कुछ होगा, कुछ चिड़िया खाएगी, कुछ बंदर खाएगा, वो भी इसी इकोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पानी जमीन में जाएगा। पानी जमीन में जाएगा तो जल स्रोत रिवाइव होंगे, जल स्रोत रिवाइव होंगे तो जल जहां होगा उसके आसपास समाज विकसित होगा, उसके आसपास सभ्यता विकसित होगी, संस्कृति विकसित होगी, भाषाएं विकसित होगी, एग्रीकल्चर विकसित होगा, टेक्नोलॉजी विकसित होगी। तो जल स्रोतों को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। वन विभाग को इस पर अपने बारे में अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अगर 90% फॉरेस्ट है पर्वतीय क्षेत्र में, 71% पूरे राज्य में, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में 90% है। सोचना चाहिए कि क्यों 60% जल स्रोत सूख गए। क्या आपका फॉरेस्ट बीमार है? आपका फॉरेस्ट 90% फॉरेस्ट होने के बाद आप रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? क्या आपका फॉरेस्ट, आप रेवेन्यू कितना जनरेट करें? क्या आपका फॉरेस्ट बीमार है? आप के यहाँ जंगली जानवर हमारे घरों में आ रहे, क्या आपका फॉरेस्ट बीमार है? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपनी कार्य प्रणाली पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। हम एक और चीज देखें कि फॉरेस्ट में ऑफिसर ज्यादा हैं और कर्मचारी कम है, एक्चुअल कर्मचारी नहीं है। ये दूसरी चीज हमने देखी है। तीसरी चीज हमने जो वहां देखी है कि डिग्री कॉलेज बहुत खुले हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूलों को बंद करने की साजिश चल रही है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो रही है कि उनको बंद किया जाए। मिडिल स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में बच्चों को आकर्षित करने का प्लान करना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे उनको स्कॉलरशिप दो, चाहे उनको एडिशनल पैसा दो, लेकिन गांव का स्कूल जिंदा रहना चाहिए। कितना डिग्री कॉलेज की जरूरत है? एक ब्लॉक के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके 5-7 डिग्री कॉलेज होते हैं, ताकि कॉलेज का मतलब सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उतना नहीं होता। कॉलेज का मतलब होता है एक दूसरे से इंटरेक्शन सीखना। कॉलेज का मतलब होता है हम एक दूसरे के व्यवहार से सीखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज से सीखते हैं। कॉलेज हुआ है, कॉलेज सवालों को पैदा करता है और सवालों के जवाब ढूंढता है। कॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक वाला नहीं, वो स्कूल में होता है टेक्स्ट बुक। तो प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के लिए आकर्षित करना चाहिए। बच्चों के माँ बाप को स्पेशल पैसा दिया जाना चाहिए कि आप गाँव में रहो। और अब आप पूछेंगे वैसे क्यों देंगे, लोग कहेंगे कि फ्री का मामला हो रहा है। रिसर्च बता रही है कि अर्बन सेंटर में, शहर में एक व्यक्ति को सस्टेन करने के लिए, एक व्यक्ति के रहने के लिए सरकार जितना खर्च करती है उसके सीवर पे, उसके पानी पे, उसके बिजली पे, उसके बाकी चीजों पे, उसके 10% हिस्से में आप गांव में एक व्यक्ति को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। तो पूरा मनरेगा का कंसेप्ट इसी पे था। मनरेगा को पुनर्जीवित करने की जरूरत है और मनरेगा को सीधे सीधे कृषि से जोड़ने की जरूरत है। लोगों को कहना आपको दिहाड़ी मिलेगी, आप कृषि पे काम करो, अपने खेत पे काम करो। बाकी सड़क वड़क बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी है, सड़क विभाग है, बहुत सारे विभाग है। लोग अपने खेतों में काम करें, जंगली झाड़ियां, लेंटाना, काला बांस, गाजर घास, इनको उपाड़ें, इनको न रहने दें और इसके बेसिस पे पैसा दें। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं बहुत साल से कह रहा हूं वो है वृक्ष खेती का। लोगों को अपने खेतों में वृक्ष लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए कॉमर्शियल लेवल पे, और उनको काटने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो अब ये मान के चले कि लोग ट्रेडिशनल खेती पे आएंगे वापस, वो नहीं होगा। अब वृक्ष खेती या बगीचे उस पर किया जा सकता है, ये मेरा। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि जय हमारी नदियों में लगातार पानी कम हो रहा है, हमारे स्रोत सूख रहे हैं। तो ये अगर नयार के संदर्भ में बात करें तो नयार को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो आपका अनुभव रहा? ये मैंने बताया ना, खेती को पुनर्जीवित करिए। जंगलों में जो चीड़ है, चीड़ को रिप्लेस कीजिए चौड़ी पत्ती वाले उसके साथ। जंगल विभाग को और अन्य विभागों को ये सोचना चाहिए पिछले 25 साल में जितनी खालचाल बनी है वो सचमुच बनी है कि नहीं बनी है, उसका एक स्वतंत्र आंकलन होना चाहिए, स्वतंत्र समिति होनी चाहिए, पब्लिक उसमें हो समिति बने। गांव के जल स्रोत क्यों सूख रहे हैं उसके लिए सीधे सीधे प्रधान को, पटवारी को, XYZ को जिम्मेवार घोषित करते हुए उसका काम होना चाहिए। जब जल स्रोतों में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी रिस्क इसमें आएगा, और जो नयार है उसमें से जो पानी है ये मान के चलना चाहिए कि नदी के पानी पर पहला अधिकार नदी का होता है। हमको नदी, और हिंदू धर्म में तो कहता भी है ना कि जितना आपने प्रकृति से लिया उससे ज्यादा दो।
हम तो प्रकृति को सिर्फ चूस रहे हैं और उसकी जगह में उसका सीवर गंदा पानी वो सब भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज का मनरेगा को कृषि से जोड़ना पड़ेगा। जब मनरेगा कृषि से जोड़ेगा, नदी के अंदर मत्स्य पालन को लेकर काम करना चाहिए ताकि उससे रोजगार जनरेट हो और लोगों का नदी के साथ प्यार विकसित हो। ये धन्यवाद। ये थे हमारे प्रेम लोखंडी जी, डॉक्टर प्रेम लोखंडी जी। ये अपनी बात करते थे स्रोत से संगम तक नया यात्रा में, और इन्होंने जो अपना सजेशन दिया है, मैं चाहता हूँ कि सरकार तक ये बात पहुँचे और इस पे अमल हो। धन्यवाद।